तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। हम एक बार फिर आ गए हैं अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्लास 9th का मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ा दी हैं। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा था। जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उनका अलजेब्रिकली जो प्रूफ होता है वो हमने जो है कर लिया था। ठीक है, अब हमें आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो इक्वेशन ऑफ मोशंस का प्रूफ ही पढ़ना है, लेकिन वो ग्राफिकल मेथड। तो उनको पढ़ने से पहले हम ग्राफ की कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, जो बेसिक नॉलेज है वो हम गेन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, तो मोशन में जो ग्राफ है वो हम देखेंगे। जैसे सबसे पहली चीज जो ग्राफ हम देखेंगे वो हम देखेंगे डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसा होता है वो देखेंगे। इसको करने के बाद में हम देखेंगे स्पीड और टाइम का ग्राफ। ठीक है, तो ये दो ग्राफ हम इसमें देखेंगे। ये वाला जो ग्राफ है इसमें जो ये वाला जो ग्राफ है स्पीड और टाइम का, इसमें जो हम स्पीड लेंगे, जो इनिशियल स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड तो आपको पता ही है, जो इनिशियल स्पीड होगी उसको 0 लेंगे। ठीक है, लेकिन हम थर्ड नंबर पे एक और ग्राफ पढ़ेंगे जो होगा स्पीड और टाइम का ही, लेकिन उसमें जो इनिशियल स्पीड होगी या इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हम 3 तरह के ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ विद इनिशियल स्पीड 0 एंड स्पीड टाइम ग्राफ विद इनिशियल स्पीड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट वाला शुरू कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें जो डिस्टेंस है उसको हम y एक्सिस पर लेंगे और जो टाइम है उसको हम लेंगे x एक्सिस पर। ठीक है, चलिए अब अगर हम डिस्टेंस और टाइम की बात करें तो हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा पढ़ा था व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यहां पर हम जो देखेंगे वो पहले तो देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और फिर हम सेकंड में देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है बात। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल के लिए। सपोज करिए ये कोई ग्राफ मैं बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अंडरस्टूड है, आपको मालूम है, लेकिन पहली बार मैं बता रहा हूं। जब आगे हम ग्राफ बनाएंगे तो अब ये सब में कुछ नहीं लिखूंगा, सीधे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लेना है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है, टाइम। क्लियर है बात। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो मालूम है कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम इस टाइम और डिस्टेंस को डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब सेकंड में है टाइम। ठीक है, इसको मैं नीचे करके लिख देता हूं, टाइम इन सेकंड। इधर आ जाइए, 1 2 3 4, ऊपर जा नहीं सकते तो इतने रहने दो, 1 2 3 4। ये डिस्टेंस है जो किसमें है, इन मीटर, डिस्टेंस आपकी मीटर में। अब अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो मतलब क्या है, मान लीजिए उसने पहले सेकंड में 1 मीटर कवर किया,
फिर अगले सेकंड में उसने फिर 1 मीटर कवर किया, फिर अगले सेकंड में उसने फिर 1 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर उसने 1 मीटर कवर किया, और ऐसे ही वो कवर करता चला गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो लाइन है वो थोड़ी तिरछी हो सकती है, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ आएगा हमारा। ये जो आपका ग्राफ है ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो अगर डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है अगर आपको वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो इसका मतलब है आपका जो मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। पहली बात तो ये, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था, फिर उसने कोई डिस्टेंस कवर करी, और डिस्टेंस कवर करके वो मान लीजिए वो 4 सेकंड चला और 4 सेकंड में वो यहां पहुंच गया, कहां, ए पॉइंट पर पहुंच गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस ए से इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बना लो, बना लिया परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक। अब हमें मालूम है जो टाइम है यहां पर हमें दिख रहा है, टाइम जो है वो 4 सेकंड है, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 मीटर है। देखो ये दिख रही है ना, यहां से 1 2 3 4, तो यही तो है डिस्टेंस, ये कितनी होगी, 4 मीटर होगी, ठीक है। अगर हम इस OA को फाइंड करेंगे तो हमें मालूम है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम करने पर क्या मिलती है, स्पीड मिलती है। सही बात समझ में आ गई। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, इसका नाम रख दो B। डिस्टेंस उसने कवर करी है AB, और टाइम कितना है OB। AB अपॉन OB। अच्छा, ये अपॉन ये क्या आ गया, ये आ गया स्लोप। क्या आ गया, स्लोप। देखो स्लोप कुछ नहीं होता है, स्लोप होता है किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वही स्लोप होता है, ठीक है। तो अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, P अपॉन B करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। वही स्लोप क्या आ गया, AB अपॉन OB आ गया। अच्छा, AB क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कि यहां से ये क्लियर हो रहा है कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ लो और उसका स्लोप फाइंड कर लो तो वो स्लोप आपका किसके इक्वल होता है, स्पीड के। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर आप स्लोप फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर आप स्लोप फाइंड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज हमें समझ में आई कि हमें जो स्लोप, यहां पर पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं इधर, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, ठीक है। ये पहली चीज समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरी बात, मान लीजिए यही हमारा ग्राफ है और यहां पर आपका टाइम है, यहां पर आपका डिस्टेंस है। अगर ये ग्राफ इस तरीके से, या फिर दूसरा बना देता हूं, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, या फिर इस तरीके से है, इस केस में और इस केस में ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। जब ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आप इसकी जो है स्पीड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं, आप इसकी स्पीड ऐसे नहीं फाइंड कर सकते। आप इसका स्लोप निकालोगे, अब मान लो आपको यहां पर स्लोप लेना है तो यहां पर इसका स्लोप आएगा ये। अच्छा, यहां पर स्लोप लेगा तो यहां पर इसका स्लोप आएगा ये। अब देखो स्लोप चेंज हो रहा है, यहां पर थीटा चेंज होगा, यहां पर थीटा अलग है, यहां पर थीटा अलग है। तो आप पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आप इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हो, लेकिन आप इसकी ओवरऑल स्पीड नहीं फाइंड कर सकते। जैसे यहाँ पर जो पहले वाला मैंने ग्राफ बताया था उसमें आपने हर एक पॉइंट पर इसका स्लोप सेम था,
तो हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड सेम थी, स्पीड सेम थी तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन था। अब यहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है तो मतलब स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है तो मतलब ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कर्व लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा, कर्व लाइन, जिसको हम पैराबोला भी बोलते हैं। पैराबोला, पैराबोला एक ग्राफ होता है जो इस तरीके से आता है, ऐसे करके आएगा या फिर ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये भी कर्व लाइन है, तो यानी कि ये भी आपका क्या है, ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म और ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें मिला था स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। उसी में हमें एक दूसरा पॉइंट ये मिला था, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ represent a straight line, then its mean, then its speed is uniform. Third, if distance time graph represent a curve line, then its speed is non-uniform, क्लियर होगी बात। बस इसमें 3 लाइन ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा था स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ में पहली चीज ये मिलेगी कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। दूसरा है इफ speed change at यूनिफॉर्म रेट, अगर स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो कैसा मिलेगा। अब ये जो चेंजिंग है ये 2 तरीके की हो सकती है, एक होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और एक होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर। दोनों में चेंज हो सकता है, मतलब कि यूनिफॉर्म रेट से स्पीड चेंज हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अभी कम है फिर और ज्यादा हुई फिर और ज्यादा हुई, या फिर पहले ज्यादा है फिर कम हुई फिर और कम हुई फिर और कम हुई। मतलब इंक्रीजिंग में मतलब आप जब मैं इसको कराऊंगा तब आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला पार्ट। मान लीजिए मैंने कोई ग्राफ बनाया, ये है टाइम और ये है स्पीड, ये टाइम है, टाइम जो है वो सेकंड में है और स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। अब मान लीजिए स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अब अगर स्पीड ये है तो इसका मतलब क्या है, स्पीड देखो यहां पर मान लीजिए आपने लिया 0, यहां पर 1, सॉरी यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 6, यहां पर 8, 10, 12, ऐसे ही लेते चलेगा आगे तक। ऐसे यहां पर 2, 4, 6 और यहां पर 8। अब देखो 0 सेकंड पर भी 8 थी, 2 सेकंड पर भी 8, 4 पे भी 8, 6 पे भी 8, यहां पर भी 8, यहां पर भी 8, यहां पर भी 8। अब क्वेश्चन मन में ये आ रहा होगा कि 0 पे कैसे 8 हो सकती है। 0 पे ऐसे 8 हो सकती है, मान लीजिए आपने जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया तब वो ऑलरेडी स्पीड में था, है ना। आपने घड़ी पे लगाया, स्टॉप वॉच शुरू कर दी, उसको देखा तो वो स्पीड में ऑलरेडी था, तो उस ऐसे करके ये जो है इस पे भी ये 8 मीटर पर सेकंड पे इसकी स्पीड है। अब यहां पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो आपका जो ग्राफ होगा स्पीड टाइम ग्राफ का, उसमें आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बात ध्यान रखना जी,
स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है आपका जो कॉपी चेक कर रहा हो वो इस वाले ग्राफ को समझ ले, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना जैसे पीछे आया था, तो इसलिए आपको क्या लिखना है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर हो गई बात। अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, क्लियर है बात। अब अगर हम यहां देखें तो यहां पर जो इसकी स्पीड है, इसका नाम रख लो, मान लीजिए हम इस पॉइंट तक मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट तक, तो इसका नाम हमने रखा O, इसका नाम रखा हमने A, इसका नाम रखा B और इसका नाम रखा C। अब स्पीड देखिए, स्पीड कितनी है, यहां भी OC है और यहां A भी है, तो अगर आप 10 सेकंड तक यानी कि O से लेके A तक का टाइम ले रहे हैं, टाइम कहां से ले रहे हैं, O से लेकर के A तक का टाइम, तो उस केस में आपकी स्पीड कितनी है बेटा, AB है। भाई इस पॉइंट पर यही तो स्पीड होगी, इस पॉइंट पर ये स्पीड होगी, इस पॉइंट पर ये स्पीड होगी, तो कितनी हो गई स्पीड, AB। डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता चल रही है क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है, इसमें डिस्टेंस नहीं मालूम पड़ेगी। ग्राफ के अगर ग्राफ देखोगे आप तो यहां पर क्या हो गया जी, डिस्टेंस हो गया। अब अगर आप इस डिस्टेंस को इधर ही रोक लो, इसका यहां मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा AB इंटू OA हो जाएगा। अब देखिए AB आपकी क्या है, AB आपकी क्या है, स्पीड है, और OA आपका क्या है, टाइम है। अच्छा यहां देखना जरा, ये AB है और ये OA है। अगर मैं इसको एक तरह का स्क्वायर ले लूं, अगर दोनों सेम हुई तो स्क्वायर हो जाएगा, या फिर रेक्टेंगल ले लूं, तो AB और OA क्या है, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये L हो गई और ये B हो गई ना। तो अगर आपको कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा हो जो स्पीड और टाइम का ग्राफ हो, और ये वाली लाइन जो है वो कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे, मतलब कि अगर आप स्पीड और टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड कर लोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, यहां से डिस्टेंस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। तो पहला पॉइंट क्या मिला, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। क्लियर हो गई ये बात। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ कोई सा भी होगा ना, उसमें अगर हम एरिया फाइंड करेंगे इसका तो हमें क्या मिलेगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। और अभी हम आगे देखेंगे ये बात सही है कि नहीं, ये समझ में आई कि नहीं। ये इसीलिए पढ़ाया गया है, एरिया इसीलिए पढ़ाया मैंने क्योंकि आगे भी आएगा ना। तो यहां पर आपका ये क्या हो गया, ये आपका एक रेक्टेंगल की तरह लग रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये ट्राइंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम देखते हैं दूसरा टाइप। जैसे मान लीजिए हमारा ग्राफ इस तरीके से है, ये टाइम है और ये स्पीड है। मैं ऐसे दिखा रहा हूं स्पीड, ठीक है, ये टाइम है और ये स्पीड है। अच्छा, इस केस में आपका जो स्पीड है, मतलब वहां तो इनिशियल और फाइनल स्पीड जो थी वो सेम ही थी, कांस्टेंट थी। यहां पर मान लिया कि आपकी जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है और आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, इसमें भी बहुत सारे केसेस है, जैसे वहां पर केसेस थे, इस तरीके से बन रहा है। इसका मतलब है आपकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल रेट में चेंज हो रही है। और अगर इक्वल रेट में चेंज हो रही है आपकी वेलोसिटी, मैं पहले क्लासेस में पढ़ा चुका हूं कि अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल रेट में चेंज होती है तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि चेंज नहीं हो रहा। तो जब आपका ग्राफ इस तरीके से मिलेगा ना, तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा क्योंकि वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे आप यहां ये टाइम ले लो और ये वेलोसिटी ले लो, फिर ये टाइम ले लो और ये वेलोसिटी ले लो, ये और ये। यहां पर आप इसको जो सॉल्व करोगे तो यहां से जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा वही आपको अगले इंटरवल से मिलेगा। तो जो
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कैसा है, मतलब कि सेम रेट से चेंज हो रही है, तो इसलिए आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्लियर हो गई बात। अब मान लीजिए मैंने यहां तक का टाइम लिया, ले लिया यहां तक का टाइम, यहां तक का अगर मैं टाइम देखूं तो उस केस में जो मेरी स्पीड थी वो ये थी, इस टाइम के लिए मेरी स्पीड ये है, इसको मैं O ले लेता हूं, इसको A, इसको B और इसको C। ठीक है, मुझे मालूम है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या जो भी लिख सकते हो आप, चेंज इन टाइम और टाइम टेकन। अगर मैं यहां से पहले एक्सेलरेशन हटा दूं तब भी वही बात है, बाद में वही चीज आ जाएगी। देखो वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी कितनी थी जी, पहले मतलब वेलोसिटी क्या, स्पीड लिखो यहां पर, वेलोसिटी की जगह क्या लिखो, स्पीड। यहां पर हमारी वेलोसिटी स्पीड सेम ही है, क्योंकि हम किसके लिए ले रहे हैं, हम ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन में जो है चल रहा है। ठीक है जी। तो स्पीड, पहले उसकी स्पीड कितनी थी, यहां पर कितनी थी उसकी स्पीड, 0 थी, और फिर बढ़ते 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 कितनी हो गई, b हो गई, मतलब कि स्पीड कितनी हो गई, ये हो गई। तो स्पीड कितनी है, ab, कितनी है, ab। भाई यहां देखो ना, पहले 0 थी, फिर बढ़ते 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 c हो गई, है ना। तो चाहे ab लिख लो चाहे oc लिख लो, एक ही बात है। नीचे आ जाओ, टाइम, पहले टाइम कितना था o, और फिर टाइम कितना गया a, तो ये क्या हो गया, oa हो गया। अब ab अपॉन oa, फिर वही स्लोप आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप से हमें क्या मिला, स्लोप से हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, गिव्स एक्सेलरेशन। क्लियर हो गई बात। अच्छा, यहां पर जैसे कि ये है, अब ये वाला जो ग्राफ है ये ऐसे करके जा रहा है, अपवर्ड है, इसका जो टाइप क्या है वो अपवर्ड है। अगर इसी को मैं डाउनवर्ड कर दूं, कैसा कर दूं, डाउनवर्ड, चलिए मैं इसको डाउनवर्ड कर देता हूं, कर दिया डाउनवर्ड। अगर मैं इसको डाउनवर्ड कर दूंगा तो फर्क कुछ नहीं है, फर्क क्या है, यहां पर जो एक्सेलरेटेड था वो, मतलब जो एक्सेलरेशन था वो पॉजिटिव था अपवर्ड वाले केस में, और डाउनवर्ड वाले केस में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिव। बस इतना ही तो फर्क है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, इसका आप एरिया फाइंड करो, आपको डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, क्लियर है बात। तो स्पीड टाइम ग्राफ में ये कैसा हो गया, ये कैसा एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है। ये वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जिसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ऐसा जा रहा है या फिर नीचे को आ रहा है, वो आपका कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब चाहे वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा हो, चाहे वो चाहे वो पॉजिटिव हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और चाहे वो निगेटिव हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब एक और देखते हैं। तो इन वाले जो ग्राफ में हमने जो इनिशियल स्पीड ली थी वो क्या ली थी, 0 ली थी। अब आ जाइए ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ जिसमें इनिशियल स्पीड जो है वो 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। मान लीजिए ये टाइम है और ये स्पीड है। अभी तक हम अपने जो ग्राफ थे वो 0 से शुरू कर रहे थे, इस बार हम 0 से शुरू नहीं करेंगे, इस बार हम यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारी जो इनिशियल स्पीड हो गई वो ये हो गई। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट की पहले स्पीड ये थी और बाद में उसकी स्पीड ये हो गई b, तो ये क्या हो गई, इसकी फाइनल हो गई, फाइनल स्पीड। ये फाइनल स्पीड, ये इनिशियल स्पीड। आपको मालूम है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो अगर आप इसका स्लोप निकालोगे, इसका और इसका स्लोप निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगा, वहां से एक्सेलरेशन मिलेगा। वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा कहां से, मिलेगा आपको a पॉइंट से एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां पर तो यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक तो इसकी 0 है, यहां से लेकर यहां तक तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। ठीक है,
यहां से वो यूनिफॉर्मली रेट से बढ़नी शुरू हुई ना, तो आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो मिलेगा ए से बी तक का इसी पॉइंट का, यहां का नहीं मिलेगा। अच्छा, ये चीज हो गई क्लियर। दूसरी चीज, अब मान लीजिए मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है इसकी, ए से बी तक जो स्पीड थी, इस स्पीड से इतने टाइम तक चला, ओ ए बी सी, मान लिया उसने ओसी टाइम में ए से बी तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो अगर मुझे इसकी डिस्टेंस चाहिए, अगर मुझे इसकी डिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, इसका एरिया चाहिए होगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, भाई यही तो चाहिए होगा। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, आपने एक शेप सुना होगा ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। असल में ट्रेपेजियम, कंफ्यूजन होगी बच्चों को, देखिए ट्रेपेजियम ऐसे करके होता है, ऐसे भी होता है, या ट्रेपेजियम ऐसे करके भी होता है। अब इसको और इसको मैच कराओ, देखो ऐसा ही तो है, इसकी ये वाली साइड जो है वो ये रही, ये वाली साइड जो है वो ये रही, ये वाली साइड ये रही और ये वाली साइड ये रही, तो ट्रेपेजियम बन गया है ना। तो अब अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, एरिया अंडर एसटी ग्राफ। अब एरिया कैसे निकालेंगे इसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू ये जो पैरेलल साइड है ना, इसकी पैरेलल साइड, जैसे एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये दोनों साइड पैरेलल है ना, इन दोनों साइड की लेंथ को ऐड कर देते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस ये भी है और डिस्टेंस ये भी है, लेकिन हमें कौन चाहिए, परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर, इसके पैरेलल साइड क्या है, OA प्लस BC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OC, यानी कि टाइम। तो अगर आप इसका डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हो तो आप क्या लगा दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दो। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह आप ये भी कर सकते हो कि आप इसका ट्रायंगल बना लो, इसका एरिया अलग प्लस इसका एरिया अलग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहां से भी आपका क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा, यहां से भी आपका डिस्टेंस निकल आएगा। अब यूज ये तीनों होने हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला भी यूज होना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला भी यूज होना है, ये यूज सारे होंगे, क्योंकि अब जो अगला हम टॉपिक जो इसमें करेंगे वो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को ही सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, इनको ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो वही पहला वाला पॉइंट यूज हुआ यहां पर, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। अब ये जो मैंने आपको बताए, चाहे वो मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया हो A वाला, चाहे B बताया, चाहे ये C वाला बताया, फर्स्ट वाले मैंने ये बताया था, सेकंड वाले मैंने ये बताया था, और थर्ड वाले में मैंने ये बताया है ना, ऐसे तो बताया। यहां पर स्पीड कांस्टेंट थी, यहां पर इनिशियल स्पीड 0 थी, और यहां पर इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ थी। ठीक है, अच्छा ये सब, ये वाला और ये वाला, सेकंड और थर्ड वाला आपका कैसे थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। कैसे थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ना हो तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब ही यही है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए, सेम रेट से, मतलब सेम रेट से वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। अब अगर वेलोसिटी सेम रेट से चेंज ना हो रही हो तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ये स्पीड ये टाइम। ग्राफ ऐसा जा सकता है अगर स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, ये स्पीड ये टाइम, ग्राफ जो है वो ऐसा भी जा सकता है अगर स्पीड जो चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली, सेम रेट से चेंज नहीं हो रही है और डिक्रीज करती चली जा रही है। तो ये दोनों ही केस कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने हेडिंग डाला है टू ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। अब मैंने जो आपको ग्राफ की कुछ बेसिक चीजें बताई,
इन्हीं बेसिक चीजों का यूज करके हम क्या करेंगे, जो है तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। ठीक है, पहला आपको पता ही है, पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पर जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है या फाइनल स्पीड है, और जो u है वो क्या है, इनिशियल स्पीड है। ठीक है, a एक्सेलरेशन है कैसा, यूनिफॉर्म, और t जो है वो टाइम। अब जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो पिछली बार जब मैंने पिछले सेशन में इसका वीडियो अपलोड किया था तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर आपने ये ग्राफ ऐसा ना लेकर के ऐसा क्यों लिया है। वो कैसा ग्राफ था वो अभी दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं, ये टाइम है और ये स्पीड है। ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसकी इनिशियल स्पीड 0 ले लूं, सही है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कुछ ना कुछ तो ले ही लूं। भाई हो सकता है कुछ भी हो सकता है वो इनिशियल स्पीड उसकी कुछ ना कुछ रही हो, 0 ना रही हो। ठीक है, अगर आप इसकी इनिशियल स्पीड 0 लेके इसको प्रूफ करोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है। जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन है, आप जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में क्या है, आपको कोई भी लॉ है वो लॉ आपको इस तरीके से ड्राइव करना होता है, या कोई भी साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ ड्राइव किया होगा या जो भी लॉ दिया होगा वो उन्होंने हर एक केस के लिए दिया होगा। अगर ऐसा है तो इसलिए, ऐसा है तो ये, तो इक्वेशन इस तरीके से उन्होंने दी है, जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूटन सर ने दी थी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से दी थी कि ये सबके लिए एप्लीकेबल हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी 0 रही हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ पहले से रही हो, तो सबके लिए दिए हैं। अगर आप इसको 0 लेके कर दोगे तो 0 लेके करने से सिर्फ 0 वाला केस तो बन पाएगा, और जिसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ ऑलरेडी रही है वो कैसे बनेगा। तो इसीलिए हम इसमें जो ग्राफ लेते हैं स्पीड और टाइम का या वेलोसिटी और टाइम का, मैंने बता दिया स्पीड और वेलोसिटी यहां पर सेम चल रही है, तो हम इस तरीके से ग्राफ लेंगे कि उसकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड रही होगी। अगर रही है तो u है, और अगर नहीं होगी 0 होगी तो 0 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि इक्वेशन हमें ऐसी बनानी है कि वो सबके लिए एप्लीकेबल हो, यही ना हो कि सिर्फ 0 के लिए ही हो। अगर आप यहां 0 ले लेते हो तो फिर तो वो 0 के लिए हो जाएगी, यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, वहां तो आप उसको यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर होगी बात? इसीलिए हम ग्राफ को कहां से स्टार्ट करते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ तो है। O से चला A तक पहुंचा, ये उसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई जी, फाइनल वेलोसिटी। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा ये O है, ये क्या है O, और ये क्या है, ये 0 ले लो, 0 लेना चाहो 0 लो, जो मन करे वो ले लो। ये O A, ये B, और इसको 0 से, मतलब 0 तो वो है ओरिजिन पॉइंट, लेकिन इसका नाम हमने क्या ले लिया, C ले लिया। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा एक चीज और, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तब तो कोई केस ही नहीं बनता। अगर 0 ना होके कुछ थी तो यहां से तो स्टार्ट होगा, हमारा एक्सेलरेशन यहां से तो फाइंड होगा। तो हमने क्या करा, पहले तो A से B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बना लिया, जो हमारा टाइम है। C भी हमारा किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को, और सी वाई किसको डिनोट कर रहा है, स्पीड को। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या करा, इस टाइम वाला जो एक्सिस है सी बी, इसके पैरेलल एक लाइन ले ली जो यहां पर इस पॉइंट पे काट रही है, सी ओ ए बी, इसको रख दो डी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब जैसा कि आपको पता है हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो फाइनल वेलोसिटी से शुरू होता है। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। हाँ, कुछ ऐसे ही बोल सकते हैं u प्लस ए टी इज इक्वल टू बी। ठीक है, एट द एंड है तो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल ही ना हर एक चीज। तो हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी देखेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारी यहां पर क्या है, ए बी है ना, है कि नहीं है? तो जब आप इसको ड्राइव करोगे तो इसके ऊपर आप थ्योरी लिखोगे। क्या थ्योरी लिखोगे? लिखोगे
लेट एन ऑब्जेक्ट विद द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड u, आफ्टर टी टाइम इट्स स्पीड चेंज टू कैपिटल B ए बी, ठीक है, विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। इस तरीके से आप पहले इस ग्राफ को क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे, ठीक है। इसमें यही थोड़ी बहुत लाइनें लिखनी है। फिर लिख दोगे टाइम रिप्रेजेंटेड बाय CB, इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय OC, फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय BA, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ या फ्रॉम द फिगर, initial velocity u is equal to OC and final velocity v is equal to AB। क्लियर है बात? बट ए बी को देखा जाए तो बीच में एक पॉइंट है D, इसकी वजह से जो AB है वो हो जाता है AB इज इक्वल टू AD प्लस DB, ठीक है, AD प्लस DB। अब AD तो AD ही रहा, बट ये जो DB है ये किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। भाई ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये इक्वल टू ये होगा। यहां आ जाइए, यहां पर आपका है AB इज इक्वल टू AD प्लस U, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? चलिए, और ए बी आपका किसके इक्वल है, V के इक्वल है, यानी कि V इज इक्वल टू AD प्लस U आ गया। चलिए, अच्छा, अब AD हमारा ये है, यही तो है AD। ये जो ग्राफ जो है वो हमारा स्पीड और टाइम के बिटवीन है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्पीड और टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करो अगर, तो आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा OA इज इक्वल टू AD अपॉन OD। अभी बताया है मैंने, AD अपॉन OD, यही होगा ना। अच्छा, जिस AD की हमें रिक्वायरमेंट है वो AD हमें कहां से मिलेगा, यहां से तो मिलेगा। अगर मैं इस AD को यहीं रहने दूं और OD का मल्टीप्लाई OA में कर दूं तो OA कितना है, OA कितना है, स्लोप है, और स्लोप से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये तो हो गया A। OD कितना है, BC के इक्वल। भाई ये इक्वल टू ये होगा, पैरेलल लाइन है ना, ये इक्वल टू ये है तो ये इक्वल टू ये होगा। कितना है, टाइम AD, यानी कि AD हमारा क्या आ गया, AT आ गया, है ना। तो इसको आप लिखोगे इक्वेशन 1, ठीक है, इसको आप लिखोगे इक्वेशन 2, ठीक है। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जहां पर AD है वहां पर आप AT रख दोगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस AD की जगह AT, तो ये हो जाएगा AT। यही आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है अगर आपको याद हो तो। अब ये जो आपने करा है ना, यहां पर आप लिख दोगे we know that if we find the slope of the speed time graph then we get the acceleration from the figure OA is the slope, तो OA is equal to AD upon OD, बस वही लिखना है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। यहां पर आप लिख दोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको एक ऐसी फिगर बना लेनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT है, तो आपको इस v के पीछे पड़ जाना है बस। फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राफ, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू AB। अब आपको मालूम है कि AB जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, AD और BD में।
बस इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, यहां आ जाना है। एडी फाइंड करना है तो एडी ये है। अब ये आपका क्या है, ये आपका स्पीड है और ये आपका टाइम है, इसका स्लोप आ जाएगा ये। यहां से हमने एडी निकाल लिया। स्लोप ओए था, ओए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ओडी टाइम, बस यहां से एडी आ गया। इसको उठा के यहां पुट करने पे आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई। देखो कितना सिंपल था ये, कुछ था ही नहीं इसमें। क्लियर है बात? इसको आप पॉज करके लिख लिया करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आ जाइए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। अब देखिए, मैंने अभी पीछे जब ग्राफ पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये फिगर है, इस फिगर में आपको ट्रेपेजियम भी दिखाई दे रहा है, पूरा ट्रेपेजियम है, ओ ए बी सी पूरा ट्रेपेजियम है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल भी है, और मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों ही यूज करने हैं अलग अलग। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए तो आपको फाइनल वेलोसिटी के पीछे पड़ना है, लेकिन सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आपको सॉल्व करना है तो आपको निकालना है एरिया। क्यों निकालना है एरिया? क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रही है s, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वहां भी डिस्टेंस आती है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। और अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन अब कंफ्यूजन वाली स्थिति ये है कि हम एरिया फाइंड कौन से वाले मेथड से करें, एक को ट्रायंगल और एक को रेक्टेंगल वाले से करें, या फिर पूरे में ट्रेपेजियम लगा दें। अब ध्यान से सुनिए, यहां देखो, यहां देखने से मालूम पड़ रहा है u इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ 1/2 बेस इंटू हाइट जैसा कुछ बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब जब आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करनी है तो आप क्या करोगे, इन दोनों फिगर को अलग अलग कर लोगे, एक को ट्रायंगल और एक को रेक्टेंगल, और इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड करोगे। कैसे, मैं यहां से करना शुरू कर रहा हूं। भाई साहब, आपको लिखना है एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल स्पीड u थी, आफ्टर t टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, और एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करी है, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। OC जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड को शो कर रहा है, जो AB है वो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड को शो कर रहा है, BC जो है वो टाइम को शो कर रहा है, ठीक है, और OA जो है वो स्लोप है, यानी कि एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। यही सब आपको लिखना है। अब आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब मैंने बताया था कि स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है, अगर आप उसका एरिया फाइंड कर लो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो लिखोगे एरिया ऑफ COAB, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखो, या एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर COAB, ठीक है। अगर आप इसका एरिया फाइंड कर ले जाते हो तो आपको क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस है यहां पर। अच्छा, जो फिगर COAB है इसमें दो फिगर हैं, तो पहला फिगर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CODB प्लस दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। हमने कैसे पता लगाया कि हमें किस तरीके से एरिया फाइंड करना है, ट्रेपेजियम से या फिर ऐसे, तो यहां से मैंने बता दिया। यहां पर आप देखो, यहां पर UT है, U और T, U ये और T ये, यानी कि क्या है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, यानी कि L इंटू B, तो रेक्टेंगल और उसके बाद ये ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ये, तो देखो इसका एरिया क्या होगा जी, इसका एरिया होगा CB इंटू OC प्लस इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस कितना है OD और हाइट कितनी है AD, ठीक है, क्लियर है बात। आगे आ जाइए, CB हमारा क्या है, टाइम है, और OC हमारी क्या है, इनिशियल स्पीड है, तो ये UT आ गया, क्लियर है बात, प्लस 1/2
ओडी, ओडी हमारा क्या है, टाइम है, और एडी। अब अभी मैंने जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करी थी तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने एडी की वैल्यू किससे निकाली थी, एडी की वैल्यू निकाली थी स्लोप से। कितनी आई थी एडी की वैल्यू, पीछे आप चेक करो तो 80 आई थी। अब इसको बार बार नहीं फाइंड करना है, ठीक है, सीधे क्या लिखोगे 80, ये हो जाएगा ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है s, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये आपकी क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमने ग्राफ की हेल्प से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर दी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। क्लियर हो गई बात। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी डिस्टेंस वाला टर्म है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस से ही करेंगे, हम एरिया ऑफ फिगर निकालेंगे। अब एरिया ऑफ फिगर की जगह यहां पर हम कर देंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम COAB, बस इतना है। वहां पर हम ट्रापेजियम नहीं लिख सकते थे, अगर वहां पर हमने ट्रापेजियम लिख दिया होता तो हमें ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ता, जो कि हमें नहीं लगाना था। यहां पर हमने इसको ट्रापेजियम लिख दिया। अब आ जाइए यहां पर, डिस्टेंस तो आपको मालूम ही है एस होती है, ट्रापेजियम एरिया ऑफ ट्रापेजियम मैंने बताया था 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली, ये दोनों पैरेलल हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, पैरेलल हैं। तो आप लिख दो OC प्लस AB, लिख दिया, इनटू फिर बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। अब ये दोनों पैरेलल साइड हैं, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, BC है या CB है। अब आ जाइए S इज इक्वल टू 1/2 लिखना है। इसमें भी वही अटरम सटरम है जो मैं पहले बता चुका हूं कि ये इसको डिनोट कर रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, आफ्टर t टाइम विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। यही सब लिखना है, फिर बाद में अपने यहीं आ जाना है। OC कितना है बेटा, OC है u, AB कितना है बेटा, v है फाइनल वेलोसिटी, और ये कितना है t, ठीक है, क्लियर है बात। अब आ जाइए यहां पर S इज इक्वल टू 1/2 u प्लस। अब जब हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व किया था तो हमने इस v की जगह पे क्या करती, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at। v की जगह पर आपको ये उठा के यहां पुट करना है, u प्लस at आ गया इंटू t आ गया, ठीक है। लेकिन हमारी जो थर्ड इक्वेशन है उसमें t तो आता ही नहीं है, तो कुछ गड़बड़ हुआ यहां पर। रुक जाइए, यहां पर लिखेंगे आप, इसको नहीं रखेंगे क्योंकि यहां पर तो t वाला टर्म ही नहीं है ना, तो आप करेंगे 1/2 u प्लस v इंटू ये जो t है ना, इस t को रिमूव कर दीजिए क्योंकि यहां पर t नहीं है। इस t को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, आपको मालूम है v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू at। अच्छा, यहां से t निकालोगे तो t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a होता है। ये आपको वहां पे करके दिखाना है, इसकी वैल्यू आप रख रहे हो तो आपको इसको साइड में करना पड़ेगा। अब यहां से आप t की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे तो आ जाएगा v माइनस u अपॉन a, ठीक है, क्लियर हो गई बात। क्योंकि हमारी जो थर्ड इक्वेशन होती है उसमें t का टर्म ही नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इस t को रिमूव करेंगे। और हम पहले क्या कर रहे थे, गलती से हमने t ऐड कर दिया था एक और, तो गड़बड़ हो जाता। अब आगे आ जाइए, s इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये हो गया u प्लस बी और ये हो गया v माइनस यू और v प्लस यू, यानी कि x माइनस वाई और x प्लस वाई। मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर हमारा v माइनस यू और v प्लस यू है,
तो क्या बनेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, बन गया s इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और अपॉन में 2a आ गया। क्या आ गया अपॉन में, इसको हटाई दो पूरे को, यहां पर लिख दो 2। अब इसका यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई ग्राफ की हेल्प से। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करके आपको बता दी और ग्राफ की हेल्प से भी सॉल्व करके आपको मैंने बता दी। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, या तो उधर से पूछेगा एल्जेब्रिकली या फिर ग्राफिकली। मोस्ट ऑफ द टीचर 70% जो होते हैं वो ग्राफिकली सॉल्व करवाते हैं, एल्जेब्रिकली नहीं करवाते, क्योंकि एल्जेब्रिकली आसान होता है थोड़ा, ग्राफिकली थोड़ा कठिन सा होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ ग्राफ वाली चीजें बता दी, बेसिक चीजें बता दी ग्राफ की। ठीक है, और मैंने आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी सॉल्व करवा दी। इसके बाद इसमें आपका थोड़े ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं, और एक टॉपिक रह गया है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन और जो थोड़े बहुत जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वैसे तो क्लियर सब कुछ हो गया है ग्राफ में, बस कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको कैसे लगाने हैं वो क्वेश्चंस, और सर्कुलर मोशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो फिर क्या होगा, अपच हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी, फिर आप वो कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, ग्राफिकली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मुझे पता है कि मेरा तरीका थोड़ा सा स्लो है, लेकिन वो इसलिए कि बहुत जल्दी लेके चलेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए आराम से समझना पड़ता है। आराम से समझिए, जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि जल्दी का काम तो शैतान का होता है। ठीक है ना, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो या आपको लगता है कि मैं अच्छे समझा पाता हूं तो आप इनको रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों को, अपने कोई कजिन्स हो उनको। ठीक है ना, अब जैसा कि आपको पता है कि मैं वीडियो रात में बनाता हूं, तो अगले वीडियो तक आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए अच्छे से, मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब आपके हाफ टर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पढ़िए, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।